Hello dear student, today we will discuss about the chapter number 5th, that is the periodic properties, and according to the syllabus it is module number 5th. So these are the topics which to be covered in this chapters. It is effective nuclear charge, penetration of orbital, variation of sp_d orbital energies, electronic configuration, atomic and ionic size, polarizability, and the acid base theory, oxidation state, and hybridization and the molecular geometry. These are the previous year which came on this topic in this chapter, as I have already provided the previous. So coming to the first topic, that is your effective nuclear charge. So it is denoted by the Z effective. It is denoted by Z effective. Okay, it is charge left by outermost valence electron of a multi-electron atom after taking account in the shielding effect that surround the nucleus. जैसे आपका न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सोडियम ले लो, ठीक है, सोडियम, तो इसमें कितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन की आपकी कितनी जेड, वहाँ पे आपका प्रोटॉन कितना 11 है, ठीक है। तो जितना मतलब इस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज बच रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, अगर कुछ भी उसमें शील्डिंग नहीं होता तो एग्जैक्ट जितना न्यूक्लियर चार्ज रहता है उतना ही रहता, लेकिन क्या करता है कि इसमें जो आपका पॉजिटिव पार्ट है ये कुछ इसमें इसका अट्रैक्शन इन लोग इलेक्ट्रॉन के साथ चला जाता है। जैसे ये हो गया, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो सम ऑफ इट इज गोन थ्रू द ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। ये देखो, जिसके कारण इसके अट्रैक्शन के कारण इसमें क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे घटता है, तो वही जो बाकी जो बचा हुआ चार्ज उसको क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अगर कुछ भी शील्डिंग इफेक्ट नहीं रहता है, मतलब जीरो रहता है, तो वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज रहता है, और बाकी कितना जो उसका बचा हुआ है जब आफ्टर स्क्रीनिंग, दैट इज नोन एज जेड इफेक्टिव। नाउ वी विल try to understand about the shielding effect. Shielding effect, it is an electron far away from the nucleus, then the electron experience less attraction by the nucleus. It is due to presence of electron between nucleus and outer electron. इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ आपका जैसे यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हो गया, तो ये आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको सील्ड करेगा, फिर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन सील्ड करेगा, फिर इसके बाद ये 8 इलेक्ट्रॉन और सील्ड करेगा। तो इस पर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो, सॉरी इफेक्टिव नहीं, मतलब इसका अट्रैक्शन आउटर मोस्ट में क्या होगा, कम होगा, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो इसीलिए वो क्या होता है, बाहर से ये आराम से रिलीज हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी आप एनर्जी दोगे, देन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन आउट ईजिली। तो क्योंकि ये इस बीच में क्या करते हैं, पर्दा कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं, इसीलिए बेचारा इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, उसका इफेक्ट बहुत ही, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन का इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, इसीलिए आराम से ये हट जाता है। दैट इज ऑल्सो एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस। ओके, तो शील्डिंग का ऑर्डर होता है एस, और एस का होता है, फिर पी ऑर्बिटल का होता है, फिर डी का, फिर एफ का। तो एस का सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस से क्या है, ये आपका हो गया न्यूक्लियस प्लस चार्ज है, और एस ऑर्बिटल क्या होता है, सबसे पहला एकदम बिल्कुल नज़दीक में होता है, बिल्कुल उसमें उसमें स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल होने के कारण क्या होता है, ये बहुत ही शील्ड करता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। पी का, फिर जैसे पी का शेप हो गया तो वो तो उसमें गैप रहता है, और जैसे डी का हो गया तो डी एक यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा डी ऑर्बिटल, इस तरह रहेगा, तो देयर इज अ गैप, सो इट्स shielding effect is less than the p orbital, and p has the less shielding effect than the s orbital. And the penetration of orbital, तो ऑर्बिटल s ऑर्बिटल क्या होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस में आपका चिपका होता है, उसके बाद p होता है, फिर d होता है, फिर f। तो ये f क्यों, ये बड़ा होता है, तो ये पेनिट्रेट उतना अंदर नहीं कर पाएगा, वो बाहर में रहेगा। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका 1s, फिर उसके ज़्यादा एनर्जी 2s का होगा, फिर 2p का, फिर 3s का, इसी तरह आपका 4s का कम होता है, उसके बाद 3d का क्या होता है, ज़्यादा, यह हमें तो पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, जैसे सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया आपका। क्रोमियम का हमें पता है भाई D5 यहाँ 25 है, जैसे यहाँ पे क्रोमियम 24 है, तो 24 में क्या होना चाहिए था, D4 होना चाहिए था। यहाँ पे जैसे 25 है तो D5 होना चाहिए था, लेकिन 4s2 सॉरी D4 होना चाहिए था 4s2, लेकिन 4 होने के कारण क्या था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो ये क्या हो जाता है, D5 हो जाता है आपका, ये D5 है। अफवा प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्यूपाई ऑर्बिटल विथ द लेस या लोएस्ट एनर्जी। तो अफवा प्रिंसिपल क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन, जो भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो सबसे पहले नीचे एनर्जी लेवल में भरा जाएगा, लोएस्ट एनर्जी, देन उसके बाद हायर एनर्जी में जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अफवा प्रिंसिपल। दे आर द 3 प्रिंसिपल, एक अफवा प्रिंसिपल, एक आपका हुंस रूल हो गया, एक पॉली एक्सक्लूजन रूल, AHP, ठीक है, ध्यान रखना, AHP जो भी, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिस तरह रखो, AHP अल्फ़ाबेटिकली।
तो ये सबसे लोएस्ट एनर्जी में भरेगा तो उसको क्या बोले अबव प्रिंसिपल। हुन्स रूल ने क्या बोला, ऑर्बिटल विथ सेम एनर्जी विल बी फिल्ड सिंगली। अगर ये ऑर्बिटल जैसे ये होगा डिजनरेट पी ऑर्बिटल है, ये क्या है पी ऑर्बिटल आपका है, तो इसका एनर्जी लेवल क्या होता है, तीनों का सेम होता है। तो पहले सिंगल सिंगल भरेंगे तब पेयरिंग वेयरिंग होगा, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे। तो वही वो बोल रहा है कि विल फिल्ड सिंगली देन पेयरिंग विल ऑकर। तो ये हुन्स रूल बोला कि एक एक करके भरेंगे। अब्बो ने क्या बोला कि सबसे पहले नीचे लोएस्ट एनर्जी लेवल में भरेंगे। हुन्स रूल कि सिंगली सिंगली फील्ड करेंगे जब एनर्जी लेवल सेम होगा तब। और पोली क्या बोला, पोली एक्सक्लूसिव क्या बोला, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिसे आपका ये ऑर्बिटल हो गया, ये एक बॉक्स ऑर्बिटल आ गया, तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एंड दैट टू बी द अपोजिट स्पिन। जब आप दूसरा भरोगे तो ऑब्वियसली आपको अपोजिट स्पिन ही आएगा आपका। ये 3 प्रिंसिपल हो गए। कमिंग टू द एटॉमिक रेडियस, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक न्यूक्लियस जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, आउटर जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में जो भी डिस्टेंस हो गया इससे यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। एंड एटॉमिक रेडियस इट डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। स्टडी ऑफ एटॉमिक रेडियस, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस होता है, फिर मेटेलिक रेडियस होता है, फिर वंडर वॉल रेडियस होता है, फिर आयनिक रेडियस होता है। तो कोवेलेंट में क्या हो, कोवेलेंट रेडियस किसको बोलेंगे, जैसे H2 हो गया, तो H2 ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा उसको हाफ आप कर दीजिए, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ 2 सिमिलर एटम्स। जैसे हाइड्रोजन तो टोटल डिस्टेंस इसको हाफ कर दीजिए तो वो क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। मेटालिक रेडियस फिर उसी तरह हाफ होता है मेटल में के बॉन्ड में, जैसे कोई भी आयरन 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 कंटिन्यू रहता है तो उसके हाफ वाला क्या होगा, न्यूक्लियस है, उसको मेटालिक रेडियस बोलेंगे। वंडर वॉल रेडियस क्या होता है कि हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट। जैसे क्लोरीन क्लोरीन 2 क्लोरीन हो गया Cl2, चाहे आप इसको क्लोरीन कर दीजिए या ये क्लोरीन कर दीजिए, ठीक है। तो ये Cl2 है, एक मॉलिक्यूल यहाँ Cl2 है और एक यहाँ Cl2 है, तो एक इसके बीच में तो होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो भी आपका है, फिर यहाँ बीच में स्पेस रहेगा, तो फिर यहाँ पे आपका दूसरा मॉलिक्यूल क्लोरीन, तो यहाँ से लेके और इसके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका हाफ जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी नोन एज वंडर वॉल रेडियस। ओके, व्हाट इज आयनिक रेडिएशन, आयनिक रेडिएशन, तो जैसे आपका क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप टू विच इट इन्फ्लुएंसेस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे आपका सोडियम हो गया, तो सोडियम क्या होता है 2 एक इलेक्ट्रॉन तो निकला रहता है सोडियम का, जैसे ये सोडियम प्लस आपका हो गया आयनिक रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक जो इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस बोलेंगे। दिस इज द जनरल ऑर्डर, दिस इज योर जनरल ऑर्डर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हो गया वो टू पे माइनस, इसका साइज क्या होता है, ये बड़ा होता है साइज, दिस इज द साइज ऑर्डर। ये क्या होता है बड़ा, क्यों बड़ा था, क्योंकि आप यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ फिर 1 माइनस, फिर नॉर्मल O2, फिर O2 पे प्लस का साइज छोटा हो जाता है, फिर O2 पे 2 प्लस रहेगा तो और छोटा, फिर 3 प्लस रहेगा तो और छोटा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा माइनस रहेगा उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका आउटर मोस्ट जो भी है इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है आपका। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक दूसरा इलेक्ट्रॉन को आप इसमें एंट्री करवाओगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, तो इसका साइज क्या होगा, एक्सपांड करेगा, साइज क्या करेगा, एक्सपांड। फिर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका साइज दूसरा का एक्सपांड करेगा। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा जितना निगेटिव रहेगा उसका साइज ज़्यादा, फिर उससे कम वाला निगेटिव, फिर नॉर्मल, और सबसे लास्ट में प्लस वाला। प्लस में भी जितना ज़्यादा प्लस रहेगा वो सबसे लास्ट में रहेगा साइज ऑर्डर। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, कमिंग टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जैसे आपका ये सोडियम हो गया, तो सोडियम 281 है, तो देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, 3 इस तरह से होता है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो उसको बोलेगा आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, ठीक है। तो पहला ऑब्वियसली जैसे सोडियम में 281 है, जब पहला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो वहाँ पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी, जैसे यहाँ पे देखो 100 किलो जूल है। जब आप यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, ये तो ऑक्टेट पूरा हो गया इसका, लेकिन जब आप दूसरा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे देन द वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड, ठीक है। तो उसका सेकेंड आयोनाइजेशन सोडियम का क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा। उसी तरह ये आपका ऑर्डर गया। फिर जैसे आपका मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का थर्ड होगा, सोडियम का सेकंड आयोनाइजेशन ज़्यादा, मैग्नीशियम का थर्ड। अगर एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे एल्युमिनियम पे 3 प्लस होता है। लेकिन जब आप चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे,
जाओगे तब क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एंड दिस इज द जनरल ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे नियॉन का जब फ्लोरीन, जैसे ये होना चाहिए नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन, एल्युमिनियम, क्योंकि इधर साइज छोटा होता है। उसके बाद क्या होता है, तो उसमें सब एनर्जी निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो नियॉन का तो ऑक्टेट पूरा होता है भाई, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा ही। उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें से निकलेगा। फिर लेकिन नाइट्रोजन का देखो आगे आ गया, नाइट्रोजन और बेरिलियम क्या होता है, आगे आ जाता है। नॉर्मल जो सीक्वेंस है उससे आगे आ जाता है। क्यों आगे आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन में पी क्या लिखते हो, P6 लिखते हो ना, तो दो नहीं 5 P5 होता, सॉरी ये P5 होता, तो तीन दो तो S2 में चला गया, 3 P में आ जाएगा, 1 2 3 हाफ फील्ड हो गया। अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे देन द हायर नहीं, क्योंकि ये हाफ फील्ड हो गया। आप व्हेन यू विल रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, तो इसका हाफ फील्ड क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ एनर्जी ज़्यादा, इसीलिए नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया। बेरिलियम के भी केस में 2S2 होता है, ये भरा हुआ है, तो आप इससे जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड, इसलिए बोरॉन से बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। वही आपका फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड है। जैसे मैग्नीशियम का 2 तो आराम से निकल जाए, आपका तीसरा क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा। एल्युमिनियम का देखिए आप, एल्युमिनियम का 3 तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आउटर से, लेकिन जब चौथा निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा। देयरफॉर इट्स फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मच हायर, ओके। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैस एटम। गैसियस स्टेट में जब रहता है कोई, उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, देन द एनर्जी इज रिलीज, देन दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आप O2 का केस ले लीजिए, ऑक्सीजन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, जैसे 34 किलो जूल एनर्जी निकला। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं उसी में, जैसे O2 पे -2 हो गया, तो ऑक्टेट इसका पूरा हो जाता है। क्या होता है, O2 पे जैसे 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 और आपने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 2 8 हो गया, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये स्टेबल हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, इसीलिए इसका ज़्यादा है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जैसे ये आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लोरीन का होता है। फॉर एग्जांपल इफ एम डिनोटेड बाय द एक्स, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो इस तरह, इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इधर क्या होगा, कम हो गया, इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसीलिए इस पर क्या आएगा, डेल निगेटिव आ जाएगा, डेल निगेटिव इस पर आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो वही क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ability to bring the shared pair electron toward itself, ओके। सो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ध्यान रखना। FON फोन जो हम लोग करते हैं, FON, फ्लोरीन का 4 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ज़्यादा ध्यान रखना तो कार्बन का 2.5 होता है, ये 2.5, और हाइड्रोजन का होता है 2.1, ठीक है, 2.1 हाइड्रोजन का, सॉरी यहाँ दिया हुआ है 2.1, ये रहा आपका हाइड्रोजन का, ओके। This is the difference between the electronegativity and electron affinity. What is polarization? This part will be discussed in the next video. Thanks.